नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निकाली गई एक और नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जेएसएससी की तरफ से एक और नई वैकेंसी आ गई है और इस बार ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी संख्या में आई है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो बिना देरी के हम लोग चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग, तो विज्ञापन संख्या 3/2025 है और इसी का एक बैकलॉग वैकेंसी है वो 4/2025 है। झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परिषद 2025 का नाम है और ये रेगुलर के बारे में है। तो इसी वीडियो में हम लोग आपको रेगुलर और बैकलॉग दोनों को कवर करने वाले हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ से शुरू हो जाता है आपका वैकेंसी का डिटेल्स। और सबसे पहला नंबर में आपको आ जाता है परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क के बारे में आप सभी को पता है कि जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था चुनाव से पहले कि वो सारी परीक्षाओं का जो फ़ी है वो 100 रुपया करेंगे, तो वैसे भी यहाँ पे 100 रुपया का ही फ़ी आपको लगने वाला है। ST/SC के साथियों के लिए 50 रुपये का फ़ी लगने वाला है और जो हमारे दिव्यांग साथी हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आपका फ़ी के बारे में हो गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि इसमें सीटें कितनी हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सीटों का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है और क्षैतिज आरक्षण के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हम पहला मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहला क्रम संख्या में धनबाद जिला आ जाता है, जिसमें कुल रिक्ति आपको यहाँ पर दिया हुआ है 134। जनरल के लिए टोटल 71 सीटें हैं और EWS के लिए 13 सीटें हैं। वहीं अनुसूचित जाति के लिए आपको, अनुसूचित जनजाति के लिए 13 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 23 सीटें हैं। BC1 के लिए 11 सीटें हैं और BC2 के लिए 3 सीटें हैं। उसके बाद आगे आपको दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पे सीटें हैं आरक्षित, ठीक है, और महिला के लिए भी। तो यहाँ पे इस तरह से आपको पूरा आरक्षण दिया हुआ है। देखिए, अंधापन के लिए अलग दिया हुआ है, क्षैतिज आरक्षण, बहरापन के लिए अलग दिया हुआ है, चलन के लिए अलग दिया हुआ है, स्वाधीनता एवं बहुनिशक्ता के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है, खेलकूद वालों के लिए अलग है और आदिम जनजाति के लिए अलग है। आदिम जनजाति के लिए 2% सीटें हमेशा रिजर्व हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो इसी तरह से देखिए हर एक ज़िले में यहाँ पर दी हुई है। सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलती है वैकेंसी, तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 245 आपको रांची में मिलने वाली है, 203 आपको गुमला में मिलने वाली है, 214 आपको दुमका में मिलने वाली है। और हम बात करें अपने पलामू ज़िले की, तो यहाँ पे मेरे पलामू ज़िले में देखिएगा यहाँ पे तो 180 सीटें हैं टोटल। और यहाँ पे भी जनरल के लिए 71 सीटें हैं, 19 EWS के लिए, 14 अनुसूचित जनजाति के लिए, 49 SC के लिए, 16 BC1 के लिए और BC2 के लिए 11 सीटें हैं। महिलाओं के लिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कौन सी है, 9 सीटें हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे रिजर्व है, महिलाओं के रिजर्व है, मतलब उस पर कोई भी पुरुष अप्लाई नहीं कर सकता। ये मत सोचिएगा कि महिलाओं के लिए रिजर्व मतलब महिला दूसरी सीटों पे नहीं भर सकती है, क्या ऐसा नहीं है। महिलाएं आपको टोटल जो जनरल की सीटें हैं या जो उस कैटेगरी में आती है उस सारी सीटों पे वो सीट भर सकती है। जैसे अगर मान लीजिए अगर BC1 की कोई महिला है तो वो आपको महिला की सीट, जैसे मान लीजिए धनबाद का मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। धनबाद का मैं एग्जाम्पल अगर लेके चलूँ तो जो महिलाएँ हैं वो कितनी सीटों पर फाइट करेंगी धनबाद ज़िले में। अगर कोई महिला BC1 कैटेगरी की है, ठीक है, तो BC1 की 11 सीटें उसके लिए हो गई, महिलाओं के लिए 8 सीटें हो गई, तो 11 8 19 हो गई। और यहाँ पे देखिए जनरल की सीटें आपको 71 है, तो 19 और 71 टोटल 90 सीटों पे एक महिला फाइट कर सकती है। यही समझ गए, तो ये तरीका है। अब अगर मान लीजिए जैसे अनुसूचित जनजाति की ST की कोई महिला है, ठीक है, यहाँ पे चलिए इसको हम लोग गायब करते हैं। और ST की कोई महिला है, ठीक है, तो वो कितनी सीटों पे फाइट करेगी, तो ST के लिए देखिए 13 सीटें रिजर्व हैं, ठीक है। उसके बाद आपको महिलाओं के लिए 8 सीटें रिजर्व हैं और उसके बाद 71 सीटें जनरल के लिए हैं। तो ये सारी सीटों पे वो जा सकती है, मतलब 8 13 और 71, तो कितना हो गया, 71 13 84 और 8 92, टोटल 92 सीटों पे एक महिला फाइट कर सकती है ST की, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें कंसीडर करना है। ये नहीं सोचना है कि मतलब ये महिलाओं के लिए सिर्फ जो 8 सीटें दिख रही है वही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखिएगा टोटल सीट हम लोग देखेंगे ना तो बहुत ही भारी संख्या में तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अच्छी खासी संख्या में आपको कह सकते हैं कि 3020 वैकेंसी यहाँ पे टोटल निकली हुई है पूरे झारखंड में, ठीक है। तो झारखंड के जितने भी अभी 24 ज़िले हैं उन 24 ज़िलों को मिलाकर के 3020 वैकेंसी मिली, तो काफ़ी अच्छी संख्या में हम लोग कह सकते हैं। अब ये रही वैकेंसी की बात। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको जो पॉइंट्स है कुछ ज़रूरी पॉइंट्स है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए टिप्पणी दिया हुआ है, अनुसूचित जनजाति के विज्ञप्ति रिक्ति में 2% रिक्तियाँ आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगी। मतलब
जो अनुसूचित जनजाति का जो वैकेंसी है ना, उसी में आपको 2% जो है वो आदिम जनजाति के लिए रिजर्व है, ठीक है। और उसमें आपको देखिए क्षैतिज आरक्षण में जैसे मैंने आपको बताया किनारे में आपको दिया हुआ था आदिम जनजाति के लास्ट में कि कितना सीट उनके लिए वहाँ पे रिजर्व है। आदिम जनजाति की योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त रिक्ति अनुसूचित जनजाति के द्वारा भरी जाएगी। मतलब अगर आदिम जनजाति के कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो फिर वही एसटी वाले ही भरेंगे उसको, ठीक है। आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो टिप्पणी 2 एक दिया हुआ है। टिप्पणी 2 मतलब दिया हुआ है इसमें क्या है, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन समर्पित करने के जिले में यदि उनके आरक्षण कोटि की रिक्ति उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की अभ्यर्थता उक्त जिले के आरक्षित कोटि की रिक्तियों तक सीमित कर देंगे। मतलब अगर आप BC1 से हैं दोस्तों और आपके ज़िले में BC1 की कोई सीट नहीं है और आपने फॉर्म भर दिया, इधर से आओ, इधर से बेटा। हाँ तो दोस्तों मैं बता रहा था कि अगर आप जिस कोटे में मतलब जैसे आपका BC1 है, BC2 है, कोई भी मतलब अगर आप आरक्षण कैटेगरी से आते हैं तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं, मतलब जैसे अगर आप SC से हैं, ST से हैं या BC1 BC2 इनमें से किसी से भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और आप वो फॉर्म भरते हैं उस कैटेगरी से और उस ज़िले में अगर उस कैटेगरी की कोई भी सीट खाली नहीं है तो ऑटोमेटिक आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो इसीलिए आप ये सोच के फॉर्म मत भरिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि मतलब BC1 की कोई सीट नहीं है, BC2 की कोई सीट नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, अरे सर ये तो सीट है ही नहीं यहाँ पे, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जनरल से ही भर देता हूँ। ऐसा नहीं करना है आपको, आप अपनी कैटेगरी से ही फॉर्म भर सकते हैं और आपको ऑटोमेटिक जनरल में काउंट किया जाएगा क्योंकि वहाँ पे वो सीटें नहीं हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे कही गई है, ये नोट नंबर 2 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को इस पद के बारे में जानकारी मिलती है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इनको। तो यहाँ पे देख लीजिए क्रम संख्या 1 में लिखा हुआ है जो पद है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि ANM, ठीक है। उसके बाद वेतनमान की बात करें तो 5200 से 20,200 इसका पे बैंड है और ग्रेड पे इसका 2400 यानी कि लेवल 4 की ये नौकरी है 7 पे बैंड के हिसाब से, 7वां वेतनमान के हिसाब से आपका ये लेवल 4 का नौकरी है। मतलब लेवल 4 में है तो आपका लगभग इसमें आपको 40,000 के आसपास आपको सैलरी बनने वाली है स्टार्टिंग। हाँ तो मैं बता रहा था दोस्तों कि ये लेवल 4 की नौकरी है और इसमें आपको सैलरी लगभग स्टार्टिंग आपको 40,000 के आसपास बनने वाली है। चूँकि लेवल 4 की ये नौकरी है तो इतनी तो सैलरी आपको बन ही जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपको मैट्रिक पास चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए क्वालिफ़िकेशन आपको मैट्रिक पास होना चाहिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ। और उसके बाद आपको ANM का कोर्स किया होना चाहिए कम से कम 18 महीने का। और उसके अलावा आपको झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल से आपको निबंधित होना चाहिए, मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो वैकेंसी की क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक पास होना चाहिए और आपको ANM का कोर्स किया हुआ होना चाहिए 18 महीने का। एंड साथ ही साथ आपको झारखंड राज्य में जो नर्सिंग की संस्था है उसमें आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आखिरी जो पड़ाव है उस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को बात करना है अब यहाँ पे जो आपका उम्र सीमा है। तो उम्र सीमा की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए न्यूनतम जो उम्र सीमा रखी गई है वो है 18 साल और इसकी जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो 1/8/2025 और अधिकतम की भी 1/8/2025 ही कट ऑफ डेट रखी गई है। तो मैक्सिमम एज की हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग को अभी दिखेगा कि मैक्सिमम एज कितना है। तो यहाँ पे देखिए जनरल के लिए 40 वर्ष रखी गई है, ठीक है दोस्तों। जनरल के लिए आपको 40 वर्ष है। ओहो ये क्या है। और BC1 BC2 के लिए पुरुषों के लिए आपको 42 वर्ष है। महिलाओं के लिए जनरल के लिए BC1 BC2 के लिए आपको 43 वर्ष है। वहीं अगर ST SC के पुरुष महिला की बात करें SC की, हाँ ST SC दोनों के लिए ही है, महिला पुरुष दोनों के लिए, तो 45 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है। अदर कैटेगरी के लिए जैसे आपको छूट मिलती है वैसे छूट आपको यहाँ पर भी मिलने वाली है। कुल मिलाकर के यही थी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में दोस्तों। अगर जातीय स्थानीय से रिलेटेड आपको कोई जानकारी और चाहिए तो आप मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना लूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। सो मैं शॉर्ट में ही ये वीडियो लेकर के आया हूँ। एंड वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।